Mistakes you should never do during NSEJS preparation. All, this is Priyansh Agrawal. Welcome to my channel. So today's video is basically about 5 mistakes you should avoid during your NSEJS preparation. So if you're new to this term NSEJS, let me tell you more about it. NSEJS is basically it is the first stage of IJSO. IJSO क्या है? IJSO is International Junior Science Olympiad. ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनलाइन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एग्जाम है बेस्ड ऑन साइंस. तो NSEJS is conducted by IAPT for selecting students who will represent India at the international level. तो NSEJS के लिए क्राइटेरिया होता है those who are studying in 8th, 9th और 10th. और बर्थ ईयर जो मेन क्राइटेरिया दैट इज़ बेस्ड ऑन बर्थ ईयर, तो वो हर साल बदलता है. और इस साल के लिए जो अपकमिंग ईयर है उसके लिए वो क्राइटेरिया होगा दोज हु आर बॉर्न इन आइदर 2008 और 2009. तो ये जो एलिजिबल बच्चे हैं, जो बच्चे इनको NSEJS एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें से 300 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो INJSO देते हैं. फिर उस INJSO एग्ज़ाम को जिन बच्चों ने दिया उनमें से 35 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो एक OCAC कैंप अटेंड करते हैं, दैट इज़ ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप. फिर इस कैंप में से टॉप 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो आगे जाकर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये ब्रीफ में बताया मैंने NSEJS के बारे में. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 मिस्टेक जो आपको आपके NSEJS प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है. इवन आई वॉज एन NSEJS एस्पिरेंट इन द लास्ट ईयर एंड अभी 6 मार्च को मेरा एग्ज़ाम हुआ था एंड आउट ऑफ 123 आई स्कोर्ड 42 मार्क्स. मेरा आउट ऑफ 123 आई स्कोर्ड 42 मार्क्स. मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाया बट एनालाइज कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी. कुछ मिस्टेक्स करी होंगी जिन वजह से मेरा सिलेक्शन रहेगा. क्या मिस्टेक्स करी एंड आई एम हियर विद दिस वीडियो. मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी थी जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया. आपको ये मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट मिस्टेक आई डिड वॉज, मैंने मिस्टेक करी थी इनकंसिस्टेंट. मैं इनकंसिस्टेंट हो गया था अपने प्रिपरेशन के दौरान. आपको अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, देखो ये एग्ज़ाम बहुत ही कोई इजी एग्ज़ाम नहीं होता. इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम. NSEJS बहुत केवल आप ये नहीं कोई हल्के में मत लेना इस एग्ज़ाम को. ये ऐसा नहीं कि आप महीने भर या एक दिन प्रिपेयर करोगे हो जाएगा तैयार. आपको साल भर तक इसको लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे से एक फॉलोड मैनर में, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है. तो आपको मतलब ठान लेना, अगर अंदर से जोश आ रहा है, आपने ठान लिए कि हाँ मुझे ये NSEJS एग्ज़ाम क्रैक करना है, दिस इज़ माई गोल, तो फिर जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो आपको कंसिस्टेंसी लूज़ नहीं करनी है. बिकॉज वेरी कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है. तो मैंने वेदांतु से पढ़ा था और अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था. तो जो अगस्त तक सब चल रहा था अच्छे से, लेकिन अगस्त के स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं, इवन आई डोंट नो व्हाट हैपन विद मी, बट धीरे धीरे मुझे फिज़िक्स में प्रॉब्लम आने लगी तो क्लासेस छूट सी गई, जबकि वो होना नहीं चाहिए था. फिर ऐसे ही बायोलॉजी में भी हुआ, फिर केमिस्ट्री में भी. मैथ्स की क्लासेस तब तक ख़त्म हो गई थी और ये न्यूज़ आ गई थी कि मैथ्स नहीं रहेगा सितंबर के आसपास. तो अगस्त एंड या सितंबर के स्टार्टिंग में ये हो गया था कि मैंने क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिया था. पूरा एक तरीके से पूरी प्रिपरेशन रुक गई थी जैसे. तो दिसंबर तक ऐसे चला. फिर डेट आई थी मेरे टाइम पे 9 जनवरी की. तो मैंने अराउंड 20 दिसंबर के आसपास सोचा कि अब थोड़ा एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कुछ तो सॉल्व करके आ पाऊँ मैं. तो इसी तरह से करने लगा. फिर डेट पोस्टपोन हो गई 6 मार्च. तो 6 मार्च को एग्ज़ाम हुआ. तब तक ऐसे ही जैन फैब में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते कि केवल आप उनसे ही क्रॉक कर लोगे. दूसरी चीज़ भी पढ़नी बहुत ज़रूरी थी और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उस अच्छे लेवल से तक नहीं हो पाए थे मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो वही है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मत छोड़ो. डोंट बी इनकंसिस्टेंट. दिस इज़ द टिप आई एम गिविंग यू. आपने अगर कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो सोचना भी मत क्या सिलेक्शन होगा. यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट टू क्रैक दिस एग्जाम. तो नेक्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज डोंट अवॉइड रिविजन. रिवीजन इस एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो इस एग्ज़ाम में क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट आते हैं. बहुत अच्छे लेवल तक आते हैं. 12th तक के टॉपिक्स को टच किया जाता है, उनके बेसिक्स आते हैं, वो पढ़ना पड़ता है.
अब 8th का बच्चा पढ़ रहा है, 9th का बच्चा पढ़ रहा है, 10th का पढ़ रहा है, तो वो साल भर तक पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत फास्ट चीज़ें पढ़ रहा है, तो केवल एक बार में याद नहीं रह पाती हैं, तो उन्हें हम बार बार पढ़ना पड़ता है। बार बार क्या पढ़ना है, रिवीजन करना है। आज आपने अगर अप्रैल में कोई चीज़ पढ़ी तो उसको हर 15-20 दिन में रिवाइज करो ताकि वो याद रहे। जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपने जो नोट्स बना वो आपको रिवाइज करते रहने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ याद रहेगी, वरना आप भूल जाओगे। एंड तो एग्ज़ाम पास आएगा, अरे यार क्या पढ़ा था अपन ने, भूल ही कैसे कुछ, वो हो जाएगा। तो बायोलॉजी पूरी रिवाइज करते रहो, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो हर 20 दिन बाद उसको रिवाइज करने लग जाओ। केमिस्ट्री में तो पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको ज़रूर करना है। पीरियोडिक टेबल जो है इसके बहुत बड़े बड़े नोट्स भी बनेंगे, तो फिर आपको उनको हर 15-20 दिन में रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ आता है। तो रिवाइज करते रहोगे ना तो सारा अपने दिमाग में सेट रहेगा, वरना जब एग्ज़ाम आएगा तब आप सब कुछ भूल जाओगे। मैं पहले तो मतलब मई जून के अराउंड तो मैं महीने में कर ही लेता था, 3 महीने में 2 बार तो रिविज़न, सॉरी 2 महीने में 3 बार तो रिविज़न हो ही रहा था मेरा। बट फिर मैं बीच में छूट गया, तो एट द एंड जब एग्ज़ाम आने लगे मैंने सोचा अब एक बार रिवाइज कर ले, तो 2 बार करा, 3 बार करा, बट वो चीज़ें याद ही नहीं हो पाई। वाई? बिकॉज बीच में लिंक टूट गया। तो वही रिवीजन का लिंक टूटना नहीं चाहिए, रेगुलर रिवीजन करो ताकि याद रहे। सो दिस इज what tip I'm giving you. Next I want to tell you is don't skip homework और assignment. देखो आप जहाँ से भी पढ़ोगे, कहीं से भी, कोई सी भी ऑनलाइन कोचिंग से, कोई ऑफलाइन कोचिंग से, तो वो आपको होमवर्क तो ज़रूर देंगे। DPPs हो सकता है, कुछ भी फॉर्म में। वेदांतों में हमें क्या है, असाइनमेंट मिलते थे, तो वो असाइनमेंट क्या है वहाँ अपलोड होते थे और मुझे उनको एक्सेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं क्या करता था, एक दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, असाइनमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, तो 3 दिन तक तो मैं 3 दिन बाद तक तो मैं सम क्वेश्चन मतलब होमवर्क सॉल्व करता था। 3 दिन का गैप आ गया और इस वजह से बहुत से मेरे टॉपिक्स के होमवर्क मिस हो गए, और जिन टॉपिक्स के स्किप हुए उनमें मुझे दिक्कत आई, एट द एंड ऑल्सो दिक्कत आई। तो रेगुलर रहिए आप अपने होमवर्क में। आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास में, उसको अप्लाई कैसे करना है वो आप होमवर्क के थ्रू सीखते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो कैसे अप्लाई करनी है वो हमें ये होमवर्क सिखाता है। एंड हमें कोई भी चीज़ हम सीखेंगे, कोई भी चीज़ हमने पढ़ी सुनी तो उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट विल हेल्प अस। केवल वो कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, उसको अप्लाई कैसे करना है हमारी लाइफ में वो ज़्यादा काम आएगा। तो होमवर्क असाइनमेंट स्किप मत करना, जहाँ से भी मिल रहा है करो। नेक्स्ट, डोंट स्किप टेस्ट। टेस्ट आप देखो किसी ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन में पढ़ोगे, दे विल कंडक्ट हर 15 दिन में वो एक टेस्ट रखते होंगे, इवन आई एम श्योर अबाउट इट। बट अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको टेस्ट ना मिले, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी किसी कोचिंग कहीं का भी आप अगर बैठ सके टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प। बिकॉज टेस्ट रहेंगी तो ये आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक में आप वीक हैं, कौन से में स्ट्रांग है। और द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज योर कॉन्फिडेंस शुड नॉट गो डाउन। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको अगर मान लो आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचना कि यार अपने बस की बात नहीं, अपन छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपने ठान लिया है तो करो, प्रैक्टिस करो। मेरे साथ क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में 240 मार्क्स के टेस्ट होते थे, तो मेरे 120 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, इसके नीचे ही रहते थे। तो मुझे लगता था यार थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। बट मैं क्या करता था कि हाँ टेस्ट तो दे रहा हूँ, टेस्ट स्किप नहीं करता था, बट मैं नेक्स्ट जो चीज़ मैंने लिखी एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ये मैं इतना अच्छे से नहीं करता था, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता था। हाँ मैं जल्दी जल्दी करके देख लेता था, हाँ हो गया एनालिसिस। दैट इज़ वॉट द मिस्टेक आई डिड। मुझे पता ही नहीं चला कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वीक है, तो इस वजह से मुझे टेस्ट में दिक्कत आई। फिर एंड में जब एग्ज़ाम पास होने लगा तब पेपर का पैटर्न ये आ गया था कि 120 मार्क्स का राउंड का कुछ होगा, तो 120 मार्क्स का टेस्ट होते थे, उसमें मेरे 30 से ऊपर एक बार भी मार्क्स नहीं आए। मॉक टेस्ट में कभी भी 30 से ऊपर नहीं आए। तो मुझे ये लगता था यार मेरे घर बैठे तो ज़्यादा नंबर आते हैं, 30 के अब आ नहीं रहे, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाए इतना कंपटीशन रहेगा वहाँ करूँगा क्या। बट स्टिल मैं पेपर देने गया, कॉन्फिडेंस ज़्यादा डाउन नहीं गया मेरा, मैं पेपर देने गया एंड आई स्कोर्ड 42 आउट ऑफ 123। जिस बच्चे के घर बैठ के 30 से ज़्यादा जा नहीं रहे थे, 30 भी नहीं आए 120 में से, वो वहाँ 123 लिया, 123 में से 42 लिया। मेरे तो ठीक है कि हाँ मेरे घर बैठ के नहीं आ रहे थे, मैंने सोचा नहीं था इतने का, बिकॉज मैंने कंसिस्टेंसी छोड़ दी। दैट्स वॉट द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड। बट अब कर ली थी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता था,
दैट मैं जितना कर सकता था वो था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूँ, एंड में थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दे लूँ, वो ही किया। आई स्कोर्ड 42। सिलेक्शन नहीं हुआ, बट हाँ इस बात की मेरे को रह गई कि हाँ मैंने पेपर तो दिया, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस तो मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स द थिंग, आप टेस्ट देने पे अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो लो मत फील करना। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। नेक्स्ट स्टेप आई वुड लाइक टू गिव यू इज डोंट अवॉइड प्रैक्टिस। अब आप सोचोगे कि हाँ हम लेक्चर भी देख रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, हम होमवर्क भी रेगुलर कर रहे हैं, हम टेस्ट भी देते जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट तो 15-20 दिन के बीच में हो रहा है, बाकी बीच के 15 दिन में तो आपको कुछ करना है। भाई होमवर्क ज़्यादा नहीं मिलता कि आपका पूरा दिन ही उसमें लग जाए, आप बचो फ्री ना रहो, टाइम रहता है, मिलता है। तो उस टाइम में आप प्रैक्टिस करो। देखो जो भी स्टडी का टाइम है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पीसीएम भी आते हैं, अब मैंने आपको बोला कि बायोलॉजी में तो रिवीजन कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन कर लो, बट मैंने फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रिवीजन की नहीं बोली, क्योंकि इनमें रिवीजन नहीं, इनके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। एंड आप ये मान सकते हैं कि इनके प्रैक्टिस ही इनका रिवीजन है। तो फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री है, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैंने ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी, लाइक मैंने अप्रैल मई में तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा सर की जो बुक थी वो स्टार्ट की। अब होता क्या था, कुछ क्वेश्चन हो जाते, कुछ नहीं होते, जो नहीं होते वो उनको मैं झटी सॉल्यूशन में देख लेता। अब सॉल्यूशन में देख लेता, सॉल्यूशन में पता लग जाता, तो इस वजह से मेरा माइंड करता हाँ ठीक है समझ गए, और इस तरह से मेरा छूट गया कि हाँ एक चैप्टर वहाँ छोड़ो, तो वो प्रॉब्लम हुई। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हुआ, आरसी मुखर्जी वाली सॉल्व की थी, स्टार्ट की थी मैंने, और मैंने क्या लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे, तो अब मुझे वो क्वेश्चन रिपीट लगने लगे। मैं सोचा यार अपन ने कर रखा है, तो मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया, लेकिन बाकी चैप्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एट दी एंड मैंने सोचा अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो टाइम इतना था नहीं, एंड में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो हाँ मुझे थोड़ा सा उसका बेनिफिट नहीं मिला प्रैक्टिस का, बिकॉज प्रैक्टिस छूट गई थी, अवॉइड कर दी थी मैंने प्रैक्टिस। आपको नहीं करनी है। फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें तो आपका बेड़ा पार प्रैक्टिस ही करवाएगी। सो डोंट अवॉइड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। दीज वर द टिप्स आई थिंक, जो मुझे लगा कि मुझे आपको देनी चाहिए, वो मिस्टेक्स जो मैंने करी बट आपको नहीं करनी है। और इसी के लिए आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी यहाँ लिख रहा हूँ। सम स्टैंडर्ड बुक्स फॉर फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर। देन केमिस्ट्री के लिए 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ें। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो आप आर.सी. मुखर्जी कर लें, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यू कैन डू वी.के. जायसवाल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए अगर आप सोचे कि मैंने ऑर्गेनिक के लिए क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एनएसीजीएस में ऑर्गेनिक में से वो इतना ज़्यादा नहीं पूछते थे, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप एनसीईआरटी 10th के लेवल से कर सकते हैं। फिर बायोलॉजी में यू हैव टू डू एनसीईआरटी ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास, ओके। एंड बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एडिशनल बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये आपको कब करनी है, आप लेक्चर देख लिया, आपने होमवर्क कर लिया, उसके बाद जो टाइम बचे। लेकिन ये बुक्स तभी करें जब आपने एनसीईआरटी ऑफ 9th एंड 10th क्लास फॉर साइंस एंड मैथ्स फिनिश कर रखी हो। पहले तो ये 9th और 10th की साइंस और मैथ्स कंप्लीट करें अपनी, उसी के बाद इन बुक्स पे जाएं, बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड लेवल की हैं। पहले तो आप बेसिक लेवल क्लियर करें, 9th 10th का साइंस और मैथ्स पूरा अच्छे से पढ़ें, क्लियर करें, फिर इन बुक्स पे जाएं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना इन बुक्स का भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सो आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प की हूँ। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको बताऊं कि क्या मिस्टेक्स मैंने करी जो आपको नहीं करनी है। आपकी जिम्मेदारी है अब आप इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प ज़रूर की हो। एंड अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए, एग्ज़ाम के बारे में कोई डिटेल्स चाहिए या किसी भी अदर कोई क्वेरी हो आपकी, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, or you can message me on telegram as well. This is my telegram id @olympiad aspirant. तो आप मैसेज कर दें, आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।